तो मोदी सरकार का विस्तार यानी मोदी सरकार का जो एक्सटेंशन है 2.0 उसको लेकर लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह से जो इतने भी मंत्री हैं वो शपथ ले रहे थे और शपथ में राज्य मंत्री भी हैं। अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा से पहली बार कोई मंत्री है इस कैबिनेट में, खासतौर पर केंद्र में, और त्रिपुरा से जो प्रतिमा भौमिक हैं वो पहली बार सांसद भी हैं बीजेपी की। तो चलिए, और भी सारे नाम हैं जिनको लेकर विस्तार से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए तो हम यूपी को भी महत्व मिला है, कर्नाटक से भी नाम सामने आए हैं, अलग अलग राज्यों से नाम सामने आए हैं। लेकिन इस ओवरऑल हम अभी तक जो नाम देख रहे हैं 43 की जो लिस्ट सामने आई है उसमें यूपी के भी नाम ज़्यादा हैं, एमपी से भी 2 नाम सामने आ चुके हैं। चलिए और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ये चलते आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहाँ से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी बने हुए हैं और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार हम इस मामले को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों को दे ही रहे थे, लेकिन अब फाइनली शपथ लेते हुए हमारे व्यूअर्स ने देख लिया और उसके साथ उनकी डिटेल्स भी हम लगातार बता ही रहे थे। अब सवाल ये है कि इस ओवरऑल लिस्ट को हम देखें, राज्यों को देखें, हम जातिगत समीकरणों को देखें, जो नाम अब तक सामने आ चुके हैं, उनको लेकर आप आगे किस तरह से पूरा कैबिनेट को देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें आपने जो कहा उस पर हम चर्चा करें उसके पहले मुझे लगता है कि जिन लोगों को हटाया गया है जी, तो इसको देखते हुए कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस का आधार बना है। क्योंकि उम्र की अगर बात करें तो सबसे उम्रदराज 73 साल के संतोष गंगवार थे, लेकिन जो बीजेपी ने अपना फार्मूला बनाया हुआ 75 साल का कि मार्गदर्शक मंडल का, हालांकि 77 साल के येदुरप्पा अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी कसौटी पर दूसरा 70 साल के हम देख रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद है, 67 साल के हैं। और जिन लोगों को हटाया गया है परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बात करें हम, तो जो कोरोना काल की जो दूसरी लहर आई जिसमें उन्होंने जो इंतजाम होना है तो वो नहीं कर पाए, इसका ठीकरा गाज इस पर गिर कह सकते हैं। सदानंद गौड़ा कर्नाटक से आते हैं, येदुरप्पा से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। दूसरा केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री थे, यानी उनके अंडर में दवाइयों का सारा इंतजाम था। तो हमने देखा इस कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या बाद में ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन हो जिसकी इस प्रकार से शॉर्टेज हुई है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते जैसे प्रकाश जावड़ेकर हैं 70 साल के थे, तो यानी इस कैबिनेट में वो भी जो कि लगभग 3 साल का समय मोदी सरकार का, इसमें वो रह सकते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस का जो आधार बनाया गया, इसके आधार पर जो बड़े बड़े हेवीवेट मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए। अब जो नए मंत्रिमंडल की बात करें तो जो औसत आयु इस मंत्रिमंडल की वो 58 साल है, यानी कह सकते हैं कि जो आज़ाद भारत के जो सबसे युवा मंत्रिमंडलों में से एक ही है। इसके पहले राजीव गांधी का जब समय मंत्रिमंडल था तब ये कहा गया था कि सबसे युवा मंत्रिमंडल है। सारे जो समीकरण की हम अगर बात करें तो हमने देखा पश्चिम बंगाल की 2 मंत्रियों को, बाबुल सुप्रियो और देवाश्री बनर्जी को हटाया है, तो 2 नए मंत्रियों को वहाँ से शामिल किया गया है। उड़ीसा की बात करें, सारंगी को हटाया है, तो नए मंत्रिमंडल में लोग शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें अगर कि थावरचंद गहलोत को हटाया गया, तो उनके स्थान पर हमने देखा डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना लगभग पहले से ही तय था। लेकिन एक मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो दिलचस्प चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में अगर आपको सत्ता में जाना है तो यूपी आपके हाथ में होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में मालवा अगर आपके है, मालवा निवाड़, तो आप मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो सकते हैं। इस 2018 के इलेक्शन में देखिए बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मालवा निवाड़ में। उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनका नाम नहीं आया। राकेश सिंह का नाम था कि वो 4 बार के सांसद है, 59 साल के, और सचेतक वो रहे हैं लोकसभा में। तो अगर हम देखें जाति समीकरणों से तो ग्वालियर चंबल का पलड़ा शिवराज सिंह सरकार में भारी है, और मोदी सरकार के नज़रिए से देखें तो अब ग्वालियर चंबल से 2 हेवीवेट मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अमित शाह और मोदी के खास है, और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से मंत्री बन गए हैं। तो एक ये जो बैलेंस बिगड़ा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड से 2 बड़े मंत्री पहुँच गए हैं कि पहले से प्रहलाद पटेल थे, अब डॉक्टर वीरेंद्र खटीक हो गए हैं, तो बुंदेलखंड को मिल गया। फग्गन सिंह कुलस्ते महाकौशल से अगर हम जोड़ लें तो एक जो विंध्य की हम बात करें अगर, या मालवा की या निवाड़ की, ये एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का अछूता रह गया है। इसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो मध्य प्रदेश के मंत्री जो सरकार का शिवराज मंत्रिमंडल में नहीं मिला है, वो केंद्र में भी। तो शायद बीजेपी को लगता है इस पे आगे और जो चुनाव आएंगे 2023 के या 24 के, तो उस पर शायद ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाति समीकरणों के साथ साथ इस चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे अनुप्रिया पटेल, जैसे हमने पहले भी इसके पहले चर्चा की थी, वो कुर्मी वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और लगभग 10% के आसपास वहाँ कुर्मी वोटर हैं।
तो बीजेपी इसको उनको गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है और कुछ को प्रमोट किया गया है। खासतौर से हम देखें युवा, जैसे किरण रिजिजू हैं, जिनको असम से आते हैं, प्रमोट किया गया। अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल से आते हैं, युवा चेहरा है, पहले राज्य मंत्री थे, अब उनको प्रमोट किया गया है। तो कुल मिलाकर, और दूसरी बात एक देखें कि जो 43 जो मंत्री हैं उनमें से 31 ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं या एक लंबा अनुभव है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस कैबिनेट में हम देख रहे हैं और 39 ऐसे भी लोग हैं जो पहले विधायक रहे हैं। जैसे नारायण राणे की बात करें तो 16 साल की उम्र में अपने सियासत का सफ़र उन्होंने शिवसेना से शुरू किया था। उसके पहले एक चिकन दुकान पे काम करते थे और उनको स्ट्रीट फाइटर कहा जाता था। शिवसेना में आए, वो मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा बाला साहब ठाकरे से विवाद के बाद, और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। कोंकण में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और देवेंद्र फडणवीस का इस लिस्ट में नाम नहीं होना, जिसका पहले हमने जिक्र किया था, वो चौंकाने वाला है। लेकिन मनोज जी, आप जैसे कह रहे थे कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनावी जमावट ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से, और उसका मध्य प्रदेश पे जो 2 लोगों को लिया है, सिंधिया का लेना वाजिब था, जिस तरह से वादे किए होंगे, जिन कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन खटीक का लेना कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2 चीज़ थी। अगर वो लाल सिंह आर्य को लेते तो लाल सिंह आर्य जाटव हैं, और उत्तर प्रदेश में मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो जाटव है, जो 18 से 20% है। तो ऐसे में मायावती के वोट बैंक के बारे में माना जाता है कि वो अकलौती ऐसी नेता है इस देश की जो अपना वोट बैंक चाहे तो किसी को शिफ्ट करा सकती हैं, लेकिन उनका अपना वोट बैंक बिना उनकी मर्जी के शिफ्ट नहीं होता। ऐसे में अगर वो लाल सिंह आर्य को मंत्री बनाते तो ज़्यादा फायदा होना नहीं था। तो जो दूसरी जो दलित जातियां हैं उसको रिझाने के लिए मुझे लगता है एक फ़ायदा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कोटे से भी वो काम उन्होंने कर लिया कि वीरेंद्र खटीक को बनाया। तो टीकमगढ़ का जो इलाका है वो बुंदेलखंड का, वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लगा हुआ हैगा, तो जिसका फ़ायदा मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ लेना चाहेगी। हम देखें आगरा से जो बघेल हैं सांसद, उनको इस मंत्रिमंडल में, मिर्ज़ापुर जो कि इलाहाबाद के आसपास की जो पट्टी है, कुर्मियों का बड़ा वोट बैंक है, वहाँ से अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया है। तो कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि चुनावी जमावट भी है, लेकिन चुनावी जमावट अगर हम देखें कि पंजाब में भी चुनाव हैगा, लेकिन हरदीप पुरी को आपने प्रमोट किया है, लेकिन पंजाब से ऐसा कोई चेहरा इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। इसके पहले हमने देखा जब विनोद खन्ना सांसद रहते थे, अटल जी के समय वो मंत्री रहे हैं। इसके बाद में चूंकि अकाली दल से गठबंधन टूट गया तो अकाली दल के कारण अब वहाँ से कोई मंत्री था नहीं। जेडीयू की बात करें तो वो 4 सीटों पर पिछली बार अड़े हुए थे कि 4 उनको मंत्री पद चाहिए थे केंद्र में। आज सुबह तक भी खबरें थी कि 4 लोगों को मंत्री बनाएगा, लेकिन मोदी ने केवल एक ही आदमी जेडीयू को मंत्री बनाया। इसी के कारण उनकी 2019 में खटपट हुई थी और वो शामिल नहीं हुए थे, जो जिस पे अड़े थे नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो ये एक तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया मोदी ने। और जिस प्रकार की हमने तस्वीरें देखी कि इस मंत्रिमंडल के रिशफल के पहले कि उन्होंने सारे लोगों को बुलाया जो मंत्रिमंडल में जिनको शामिल करना था, और बाकायदा उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उसमें जेपी नड्डा भी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, जो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं संघ और सरकार के बीच, वो इस बैठक में मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है कि सब सत्ता और संगठन के बड़े लीडर जब बैठते हैं तो चर्चा परफॉर्मेंस को भी लेकर हुई होगी, अपेक्षाओं को लेकर हुई होगी कि आखिर मोदी उनसे क्या चाहते हैं, संगठन क्या चाहता है। और 2000 जो हम कह रहे हैं 22 का जो रोड मैप होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 325 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन मनोज जी, इस कैबिनेट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी, उसी तरह इस कैबिनेट को यदि हम विस्तार कहें या फेरबदल कहें, दोनों कह सकते हैं क्योंकि फेरबदल भी हुआ है और विस्तार भी हुआ है, तो उत्तर प्रदेश फोकस में, इसके बाद गुजरात का नंबर आता है। मतलब पश्चिम बंगाल की जो भूमिका थी भाजपा की, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी 22 में। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमने देखा था कि जब जिस समय चुनाव हुए थे नोटबंदी का असर देखने को मिला था और बड़ा नज़दीकी वहाँ कांटे का मुकाबला था। और बीजेपी ने चूंकि सूरत शहर में अच्छा परफॉर्म किया था और 1-2 शहरों में, जिसके कारण वहाँ सरकार बन गई थी। ये बात हो रही है कि बाद में बीजेपी ने 1 दर्जन से ज़्यादा उनके विधायक तोड़ लिए थे कांग्रेस के, अपनी उन्होंने टिकट दिया, चुनाव लड़ा लिया। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी वहाँ अपनी लगभग 2.5-3 दशक पुरानी सरकार को गवा देगी। उसमें मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और राहुल गांधी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था। और शायद उसके बाद से इसके बाद उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म किया नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है वो बीजेपी की अपनी गलतियों के कारण बनी थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गलतियों के कारण बनी थी, और राजस्थान में हम देखते हैं कि जिस तरह से एक टर्न चलता है कि पहले 5 साल बीजेपी फिर 5 साल कांग्रेस, ये हमने हिमाचल में भी देखा है, ये हमने पंजाब में भी देखा है, अपवाद हो जाते हैं, ये हमने तमिलनाडु में भी देखा है। लेकिन वहाँ हमने देखा कि जयललिता 2 बार रिपीट हो गई थी। पंजाब में हमने देखा था कि अकाली दल बीजेपी की सरकार 2 बार लगातार आ गई थी, लेकिन तीसरी बार कैप्टन अमरिंदर के कारण वो सरकार चली गई थी।
और जो राजस्थान की सरकार है वो भी बॉर्डर पर है, क्योंकि बीजेपी और जो शेष जो जीते थे निर्दलीय और बसपा, उनको जोड़ दिया जाए तो जो 200 सीटें राजस्थान की और 201 कांग्रेस को चाहिए थी 101, तो वो बॉर्डर के नज़दीक पर थी, तो वहाँ की सरकार भी खतरे में थी। तो कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी की नाकामियों के कारण सरकार बनी थी और इससे शायद बीजेपी ने जल्दी सबक ले लिया बनिस्बत कांग्रेस के। इस कैबिनेट में एक चीज़ और अच्छी दिखती है मनोज जी के पहली बार इस तरह से लगता था कि भाजपा अपने सहयोगी दलों की उतनी तवज्जो नहीं देती, लेकिन इसमें उनने सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की गई। ये 2024 का भी गणित हो सकता है और 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होना वहाँ का भी गणित में से उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर झलक भी रहा है। देखिए कई सारे हम देखें कि अगर अकाली दल आपका बड़ा सहयोगी था बरसों पुराना, शिवसेना के आपकी 3 दशक से ज़्यादा की दोस्ती थी वो आपसे टूट गए हैं, अकाली दल आपसे अलग हो गए हैं। तमिलनाडु की बात करें हम तो तमिलनाडु में आपकी हैसियत भी पार्टी की है, जो हैसियत कांग्रेस की है तमिलनाडु में डीएमके के साथ एआईडीएमके के संग वो हैसियत बीजेपी की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को लगता है कुछ अच्छा कर सकते थे वो, इसलिए उन्होंने जो किशन रेड्डी है उनका प्रमोशन किया है और चंद्रबाबू नायडू पिछली बार उनके साथ थे, तो इस बार लगता है कि शायद वो रिश्ते फिर से सुधारे और लोकसभा में उनके साथ आ जाए। केरल में हमने देखा बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वो विधानसभा में उतना अच्छा नहीं कर पाए, वोट शेयर उनका बढ़ा है लोकसभा में भी, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए। तो बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन साउथ में नहीं थे। बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम थी उस स्ट्रैटेजी में कितना चेंज है ये भी हम आगे आपसे समझेंगे, लेकिन फिलहाल पवन जायसवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपको भी सिंधिया समर्थक कहा जाता है। जायसवाल जी बहुत स्वागत करते हो आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद। जायसवाल जी, फिलहाल तो यही कि अब मंत्रिमंडल को लेकर जो शपथ ग्रहण चल रहा था वो अभी चल ही रहा है और सिंधिया जी भी शपथ ले चुके हैं, खटीक जी भी शपथ ले चुके हैं। आगे जिस तरह से अब शपथ ग्रहण हो चुका है, सिंधिया जी को अब कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तक जो डिमांड्स हो रही थी सिंधिया समर्थकों की वो तो फुलफिल हो गई। बिल्कुल, ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने सिंधिया जी को उस काबिल समझा और उनकी योग्यता को उस रूप में समझा कि वो मंत्रिमंडल के लायक है। यहीं जब देखा जाए कि कुछ हमारे कांग्रेसी मित्र ये बोलते हैं कि जिन लोगों ने सरकार गिराई, मैं तो पूछता हूँ उन कांग्रेसियों से कि जिन लोगों ने सरकार बनाई ये वही सिंधिया जी जिनने सरकार 2018 में उनके बल पर ये सरकार लेकर आए थे। ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि सिंधिया जी ने सरकार गिराई, सबसे पहला तो इनको ये सोचना चाहिए कि सरकार किनके बल पर आई थी। क्या कमलनाथ जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश की जनता ने वोट डाला कि सिंधिया जी के चेहरे पे वोट डाला था? आज योग्यता समझी और मोदी जी पूरे देश में एक स्टार प्रचारक, एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं जिन्होंने जो बोला वो किया, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। और रही बात सहयोगी संगठनों की, तो जो सहयोगी संगठन केवल सत्ता के लिए साथ में थे वो आज हमारे साथ नहीं है। और मोदी जी ने जो विश्वास आदरणीय सिंधिया जी पे किया है, मैं समझता हूँ वो मध्य प्रदेश का सम्मान तो बड़ा है, साथ ही साथ पूरे देश के युवाओं का सम्मान, जो पूरे देश का युवा मोदी जी को देख रहा था कि वो किस तरह से उनका नया मंत्रिमंडल गठित करेंगे। केवल 58 साल के, लगभग 58 साल तक के ही अधिकतर मंत्री इसमें बनाए गए हैं। मैं मोदी जी और पूरी भाजपा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने। लेकिन अब ग्वालियर संभल की अगर हम बात करें तो 2 पावर सेंटर यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, एक तोमर साहब और एक सिंधिया साहब। ऐसा ना हो कि इंटरनल फाइट हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल फाइट भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, ये कांग्रेस में जरूर होती है कि इंटरनल फाइट होती है। यहाँ सत्ता से ज्यादा संगठन काम करता है और संगठन का ही ये निर्णय है कि दोनों को, इस नेताओं को इस काबिल समझा गया है कि वो दोनों मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। और रही केवल आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी वो चेहरा है जो पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलित है और वो पूरे मध्य प्रदेश को बैलेंस करके चल सकते हैं। लेकिन जायसवाल जी, जितनी चिंता आप सिंधिया जी की कर रहे होती कांग्रेस भी कर रही है। जो कांग्रेस के जो नेता नरेंद्र सलूजा, पहले करना थी, वो उन्हें पहले करना थी। जो नरेंद्र सलूजा उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पूरे 15 महीने जूते घिसवाकर, घर घर माथा टिकवाकर, संघ कार्यालय के चक्कर लगवाकर ऐसे समय में सिंधिया जी को मंत्री बनाया गया है जब केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। ये गद्दारी का इनाम नहीं, ये धोखा है। ये गद्दारी का इनाम, ये नरेंद्र सलूजा जी शायद भूल गए हैं कि ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिनके पास राहुल गांधी आते थे, जिनके पास प्रियंका गांधी आती थी और वो उन्हें पूरे मध्य प्रदेश में एक एक जगह अपने साथ हाथ पकड़ के बस में घुमाते थे। तब उन्हें लगता था कि उन्होंने जूते चप्पल घिसे और आज उन्हें लग रहा है कि 15 महीने बाद, ये कोविड के कारण हो सकता है कि इतना देरी से निर्णय आया है,
और इसका और कोई कारण नहीं। क्या है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचती है, ये तो उन्हें दिख रहा है कि हाँ इन्हीं के कारण हमारी सरकार आई थी, आज उन्हीं के कारण चली गई। अब उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, तो बोल रहे जूते चप्पल खिंचवाती है। लेकिन अभी तो वो कांग्रेस ने अपना जो ट्विटर की प्रोफाइल है उस पर लिखा हुआ है, फिर लौट रहे हैं कमलनाथ। अच्छी बात है, लौट रहे होंगे, कहाँ गए हों, दिल्ली अगर कहीं गए होंगे तो वापस भोपाल आ रहे होंगे। लेकिन पवन जी, आप तो कार्यकारी अध्यक्ष थे युवक कांग्रेस के मध्य प्रदेश के। सिंधिया जी को सब कुछ मिल गया, उनके साथ जो लोग आए उनको भी मिल गए, आपको क्या मिला? मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरे नेता का साथ है और आज भी उनके साथ हूँ। और ये वही युवक कांग्रेस है जो पूरे देश के युवाओं की, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और बकायदा मेरे पास स्लिप है कि जब युवाओं को युवक कांग्रेस में आना होता है तो अपने लाखों रुपए अपने घर की जेब से लगा के उस राहुल गांधी जी के संगठन में देना पड़ते हैं। अगर आपको कोई सा पद चाहिए या आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने कितने दिए? हमारी इंटरनल प्रोसेस है, ये उसे कहते हैं कि हमारी इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन पवन आप जी, सोचिए, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए आपने कितने दिए? मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर शर्म आ रही हो कांग्रेस पार्टी को या युवक कांग्रेस के लोगों को, अगर ये मेरे सुन रहे हो, तो मैंने 8 लाख रुपए जमा की जिसकी रसीद मेरे पास है। अब उन्हें लगता है कि हमने धोखाधड़ी की है या हम सरकार गिरा के चले गए, तो वो जो 8 लाख रुपए आपकी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने मुझसे लिए हैं वो वापस कर दे, शर्म आ रही होती। तो अभी आप कह रहे थे कि भाजपा में, अभी आप कह रहे थे पवन जी की भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं होती है, नरेंद्र जी भी हैं, रहेंगे, सिंधिया जी भी रहेंगे, तो आप तो भाजपा के नहीं सिंधिया समर्थक कहला रहे हैं आज की तारीख में। मैं सिंधिया जी के आपने खुद कहा कि मेरे नेता को मिल गया, मुझे मिल गया। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको गलत वाय में ले रहे हैं। मैं जिस संगठन में था वहाँ पे चलता था जो आप बोल रहे हैं गुटबाजी। यहाँ पर गुटबाजी नहीं चलती, यहाँ संगठन चलता है। मैं संगठन और सिंधिया जी दोनों के साथ हूँ। संगठन ने कुछ नहीं दिया तो मैं मांगने नहीं गया या विरोध करने नहीं गया। अभी तक कांग्रेस में होता तो कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़े होकर मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा होता कि मैंने इतना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिया गया। यही संगठन और सत्ता का समन्वय है भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं दिया तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा मान सम्मान मुझे दिया जा रहा है। चलिए पवन जी, आने वाले समय में आपको लगता है कि आपका भी ख्याल आएगा सिंधिया जी को? बिल्कुल आएगा, और ना भी आए तो मैं सत्ता के लिए सिंधिया जी के साथ नहीं गया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो मेरे सिंधिया जी हमारे नेता और आदरणीय मोदी जी अपनाते हैं उस विचारधारा से जुड़ा हूँ और उस विचारधारा पर अमल करूँ। चलिए, निस्वार्थ होकर, जैसे कि आपने कहा कि मिले तो ठीक है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो फिर भी सहारा हैं ही, साथ हैं ही। खैर, और कुछ पूछना चाहते हैं मनोज जी? नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अभी जो ड्रीम्स हैं या कहें कि सपने जो हैं, जो सिंधिया समर्थकों के थे, कुछ जो हार गए उन्हें भी है कि चलिए हार भी गए, लेकिन सिंधिया जी ने तब भी उन्हें आश्वासन देकर रखा हुआ है, जिसमें इमरती जी भी टकटकी लगाए हुए बैठी हुई हैं। अब जाहिर है कि सिंधिया जी उन्हें तो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी वजह से वो सिंधिया जी कहलाते हैं, तो अब आने वाले समय में उन्हें भी देखना होगा। लेकिन जाहिर है समय कम है, काम उन्हें ज़्यादा करना, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, क्योंकि अब तक जो हटे हैं वो भी परफॉर्मेंस की वजह से ही तो हटे हैं। मनोज जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, और अब चूंकि समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप जब उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करना होगी, क्योंकि धारा 370 पुरानी बातें हो गई है, राम मंदिर का निर्माण हालांकि चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जो मोहन भागवत ने बयान दिया है कि एक जो पोलराइजेशन की जो आशंका कुशंकाएं थी, फिलहाल उन्होंने उस पर पर्दा पानी डाल दिया कह सकते हैं। तो बीजेपी को एक नई रणनीति के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में हमने देखा था, या उसके बाद हमने लोकसभा के चुनाव की बात करें दोनों 14 की या 19 की, कि मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया, क्योंकि जातियों का मकड़ जाल जो उत्तर प्रदेश में वो हर एक आपको विधानसभा नहीं बल्कि अब कह सकते हैं मंडल स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक देखने को मिलेगा हर चुनाव में। ऐसे में जाति जमावट बुनावट जो उन्होंने की थी, तो एक इस उम्मीद के साथ की थी और उस पर वो खरे उतरे, क्योंकि हम देखें कि 73 लोकसभा सीटें, बाद में 325 सीटें, अभूतपूर्व। जबकि जब पिछली बार हमने देखा था कल्याण सिंह, जिनको हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, उस समय भी बीजेपी को उतनी बम्पर सफलता नहीं मिली थी। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि जब कहा गया कि समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर साथ लड़ेंगे, उन दोनों का जो कंबाइंड वोट बैंक है वो 40% 50% के आसपास जाएगा, बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी भी वहाँ चुनाव हार गए। तो इस पूरी जमावट, जो बारीक से जमावट जो अमित शाह ने की थी, जेपी नड्डा के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जेपी नड्डा एक इम्तिहान उन्होंने पास किया था बिहार का, लेकिन तेजस्वी ने वहाँ भी उनके पसीने छुड़ा दिए थे। पश्चिम बंगाल में उनको हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पार्टी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
अब उत्तर प्रदेश को ना संघ परिवार खोना चाहेगा ना बीजेपी, क्योंकि अगर मोदी की तीसरी पारी के लिए जाना है या जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, बीजेपी ने जैसे कहा कि अगले 30, 40, 50 साल के लिए हम सत्ता में आए हैं, तो वो सत्ता का जो गेटवे है वो पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, वो बिहार नहीं रहेगा, वो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। तो ऐसे में जो पूरी जो समीकरण है, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जो नाराज़गी है वो दूर करना पड़ेगी और कुछ नई ऐसी चीज़ें करना पड़ेगी। क्योंकि दो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है, महंगाई की जो बात है, बेरोजगारी है, कोरोना के कारण जो लोगों के रोजगार गए हैं, जो मौतें हुई और हमने देखा गंगा किनारे जो लाशें देखी है लोगों ने, तो इन सब के बीच इस चुनाव में जाना और तीसरी लहर का खतरा बरकरार है अभी कोविड की, तीसरी के बाद हो सकता है चौथी भी लहर आ जाए, तो इन सब के बीच परफॉर्मेंस दिखाना होगा, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। और एक अच्छी बात इस मंत्रिमंडल में देखें कि महिलाओं की संख्या इस मंत्रिमंडल में 18 महिलाएं हो गई हैं अब कुल मिलाकर, तो कह सकते हैं कि आधी आबादी का भी एक आसरा है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो उज्ज्वला योजना थी उसने मोदी सरकार की वापसी और उत्तर प्रदेश में वोट दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि जो महिलाएं जंगल से लकड़ी काटना, दिन भर खटना, आंखों में धुआं, फेफड़े खराब होना, तो एक सम्मान उनको मिला था कि गैस चूल्हा, लेकिन वो चूल्हा गैस जो है 850 रुपये हो गई है 400 से। तो ऐसी है बहुत सारी तमाम चुनौतियां हैं कि आपने चेहरे बदल दी वो ठीक है, लेकिन कई सारे मोर्चों पर आपको नीचे तक काम करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग भी करनी जरूरी है, डैमेज कंट्रोल भी करना। लेकिन क्या मनोज जी, यदि स्वास्थ्य मंत्री बदलने से जो विरोध हुआ है वो शांत हो जाएगा क्या? राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले हम उनको शामिल कर लेते हैं, फिर आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी, कैसे देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए, मोदी सरकार ने अपने परफॉर्मेंस के बाद आगामी 2024 के इलेक्शन की तैयारी के लिए एक बड़ा फेरबदल किया है। क्योंकि इसे विस्तार की जगह फेरबदल कहना इसलिए ज़्यादा उचित होगा कि इसमें कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं। कुछ लोगों को जो सरकार के हिस्से थे अब वो शायद संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये पूरे तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार 2024 के लोकसभा चुनाव और यूपी और अन्य राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ये तैयारी एक मोदी जी की और भाजपा की है। बिल्कुल। और जो जिन्हें हटाया गया है उनको कैसे देखते हैं आप? कि काफी बड़े नाम थे, दिग्गज नेताओं को जो मंत्रिमंडल में थे उन्हें हटाया गया, क्या वाकई आप परफॉर्मेंस के आधार मानते हैं, जैसे हम भी चर्चा कर रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया, ये मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी संस्था और संगठन दोनों के लिए चलती है, क्योंकि आगामी चुनाव में अब संगठन की दृष्टि से भी इन्हें काफी कुछ काम करना है। कोरोना के बाद की स्थितियां अलग हैं, तो इसलिए कई बड़े नाम या बड़े लोग जो सत्ता में थे और जिनकी आवश्यकता मुझे लगती है अब इनको संगठन में पड़ेगी, चाहे रविशंकर जी हों या अन्य जो बड़े नाम हैं, जावड़ेकर जी हैं, ये लोग अच्छे वक्ता भी हैं और साथ ही ये लोग पार्टी के फेवर में काफी अच्छी बातें लोगों को कन्विंस कराने की क्षमता रखते हैं। ये वैसे भी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे, तो उसमें कई तरह की पार्टी की मर्यादाएं जो रहती है उसके लिए इनको बंदिशें थी, तो शायद उन बंदिशों से मुक्त करके अब इन लोगों को संगठन में इनका ज़्यादा बेहतर उपयोग हो पाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं और जो रणनीतिकार है उन्हें लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर नहीं किया है, मंत्रियों के इस्तीफे सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हुए, इसमें कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन की तैयारी के लिए भी कुछ लोगों को सत्ता से हटा करके संगठन में काम लेने की कवायद हो सकती है। लेकिन राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि उनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें मध्य प्रदेश से, नारायण राणे की बात करें महाराष्ट्र से, जो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तो इस सरकार में उस सरकार में काम करने का एक अलग अनुभव, तो यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, वो बेहतर में से काम कर पाएंगे? जिस तरह से कहते हैं वन मैन आर्मी की तरह मोदी की सरकार चलती है, मोदी का कैबिनेट चलती है। नहीं, ये कहना आपका जो है कि ये लोग पहले कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट में भी, तो उस समय उनका परफॉर्मेंस था, आज भी है। लेकिन यूपीए सरकार और एनडीए की सरकार में बेसिक अंतर है कि यहाँ कप्तान जो है वो कप्तान की तरह है। तो अगर एक अच्छा खिलाड़ी है और वो कप्तान भी अगर उसके पास अच्छा रहेगा तो निश्चित ही उनके परफॉर्मेंस में और अच्छा आएगा, क्योंकि लेकिन कप्तान, राजेंद्र जी, कप्तान के बारे में ऐसा माना जाता है कि पहले से 11वें नंबर तक वही बल्लेबाजी करते हैं, बाकी का नंबर 12वें से शुरू होता है। देखिए, ये तो आपने कह दिया ना, तो ये तो अच्छी बात है कि वो प्लेइंग कैप्टन है। यूपीए सरकार में तो नॉन प्लेइंग कैप्टन थे।
जो खेलते नहीं थे वो बाहर से रिमोट से जो था नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह थे। तो परफॉर्मेंस और मोदी जी की एक विशेषता है कि जो लोग परफॉर्मेंस करते हैं उनको परफॉर्मेंस लेना भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो जिनमें क्षमताएं हैं उनकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जाएगा। और तौर पर हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि ज्योतिराज सिंधिया अगर मंत्री बने हैं तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए भी इसका एक अच्छा संदेश जाएगा और लाभ मिलना चाहिए। लेकिन राजन जी, यदि परफॉर्मेंस ही एक कारण होता है, यदि हम सोच रहे हैं कोरोना पे जो दूसरी लहर को सरकार असफल रही है, रोक नहीं पाई है, तो स्वास्थ्य मंत्री को हटाया, तो फिर निर्मला सीतारमण क्यों बाहर नहीं है? फिर अनुराग ठाकुर का क्यों प्रमोशन हो गया? नहीं, मैंने आपसे शुरू में कहा ब्रजेश जी कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस से हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर हर्षवर्धन को परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है उनकी संगठन में कोई आवश्यकता हो। जावड़ेकर जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, हम सब जानते हैं, लेकिन उनको भी किसी का लिया है, रविशंकर जी का लिया है। तो निश्चित ही आगामी चुनाव में इन लोगों की भूमिका संगठन स्तर पर भी कुछ तय की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन दोनों के लिए काम करती है एक साथ, जो अन्य किसी दल में नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं लगता कि युवा भूपेंद्र यादव को संगठन से सरकार में ले जा रहे हो और बुजुर्ग पर जावड़ेकर और रविशंकर को संगठन में क्यों लाएंगे? नहीं, ये देखिए, संगठन में उम्र का कोई वो नहीं है। हम देख चुके हैं पहले भी, हमारे पास उदाहरण है कि राम माधवन जी संघ से आए थे, भाजपा में स्थापित हुए, भाजपा का उनका जो काम था संगठन का वो किया, वापस संघ में चलेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, संगठन के जो थिंक टैंक है या जो जिनके पास पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है, उनको जहाँ जैसा उपयोग लगता है, हो सकता है रविशंकर जी का, हर्षवर्धन जी का दिल्ली में कोई बड़ा उपयोग करना चाहते हो, रविशंकर जी का करना चाहते हो, या दूसरे जो जावड़ेकर साहब हैं उनका कोई उपयोग सत्ता में। चलिए आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप सिंधिया समर्थकों के भी करीबी हैं, तो अब जो सिंधिया समर्थक उम्मीद पाले हुए थे, चाहे इमरती देवी हो चाहे अन्य हो, वो पर्याप्त है अब जितना मिल गया है, कि उनको अभी भी उम्मीद है और आगे भी प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रहेगी? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स जैसी कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सिंधिया जी का जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए, ये अपेक्षित था। सारे लोग जानते थे कि ये उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मिलना तय था। अब जहाँ तक इमरती देवी या इनकी है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये जानता हूँ कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो निश्चित ही इनका जो एक कहेंगे, बाद में चुनाव हार गए, लेकिन सरकार बनाने में उनकी भूमिका थी, तो उनको कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा उनको खाली नहीं छोड़ेगी, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी और होना भी चाहिए नैतिक रूप में। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपने तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश की मनोज जी, लेकिन क्या वाकई चूँकि संगठन में उन्हें भेजा जाना था या कोई भी इंटरनल इश्यूज थे जिसकी वजह से जो बड़े नेता हैं, जो पहले मंत्री थे, अब उन्हें संगठन में भेजने की बात कह रहे थे वीरेंद्र जी, उससे कितना सहमत हैं आप? क्या वाकई इसी सिचुएशन को देखते हुए आगे डिसीजंस लिए गए? नहीं, देखिए, अगर भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो नड्डा, अमित शाह, मोदी के करीबी थे, संगठन के कुशल जानकार थे। मध्य प्रदेश में जब मोदी ने फसल बीमा योजना लॉन्च की थी तो उसके सूत्रधार वो थे। इसके पहले राजस्थान में जब परिवर्तन यात्रा निकाली थी वसुंधरा ने, तब उनके साथ वो गए थे। हरियाणा के रहने वाले, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई अजमेर में हुई है। तो चुनाव के समय अगर उनको सरकार में भेज रहे हैं। और दूसरी बात, जावड़ेकर संगठन में केवल एक प्रवक्ता की हैसियत से रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी बहुत संगठन के बहुत जानकार व्यक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि अटल अडवाणी के उस दौर में जब बीजेपी को चुनिंदा नेताओं में थे, जेटली थे, ये थे कि जिनका अपना जनाधार नहीं था, लेकिन ये राज्यसभा के नाते गए। और इस बार जरूर मोदी लहर में वो लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन जिस प्रकार से वो ट्विटर और जो टेक कंपनियों से लड़ाई में जिस प्रकार से उन्होंने सही से हैंडल नहीं कर पाया, या सूचना प्रसारण मंत्रालय जो कि क्योंकि सरकार की सबसे ज़्यादा छवि जो खराब हुई है वो सरकार को लगता होगा शायद मोदी सरकार में, कि भले विपक्ष आरोप लगाता हो मीडिया पर कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, लेकिन जो स्थितियाँ हैं, जो मीडिया ने जो बात चीज़ें निकली हैं, जो लोगों ने बेड की कमी हो, रेमडेसिविर की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, गंगा में बहती लाशें दिखी है, और इसमें शायद सूचना प्रसारण मंत्री का जितना रोल होना था, जितना वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाए।
तो लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कि पूरे युवा नेतृत्व बना रही है, तो अगर आप उम्मीद कीजिए कि अगर 50 साल का अध्यक्ष 70 साल के अगर उसके सहयोग में आप किसी को रख देंगे तो वो क्या उसको निर्देश देगा, क्योंकि उस अध्यक्ष को आए 20 साल हुए हैं और 40 साल से वो आदमी जो 70 साल का हुआ है वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो ऐसी असहज स्थितियाँ जब बनती है तो उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और जिम्मेदारी उनको मिले। दूसरी एक और बात है कि प्रकाश जावड़ेकर जैसे महाराष्ट्र से आते हैं तो नारायण राणे भी आ गए हैं, तो ऐसा कोई उनका अभी बिहार की बात करें रविशंकर प्रसाद की, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, अटल जी अडवाणी के समय वो बड़े परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी जितना अच्छा उनको कर सकते थे वो वकील अच्छे हैं वो, लेकिन वो शायद मंत्रालय में उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए, तो इसका खामियाजा भुगत रहे। क्योंकि अगर संगठन के तौर पर केवल देख रहे हैं तो स्मृति ईरानी ने तो खुद कहा था कि मुझे आप मंत्री के दायित्व से मुक्त कीजिए, मैं संगठन में काम करना चाहती हूँ। युवा चेहरा है, महिला है, उनकी एक मास अपील भी है, राहुल गांधी को उन्होंने हराया है, पूरे देश में उनका जाना पहचाना नाम है, तो शायद संगठन में उनका बेहतर उपयोग हो सकता था। लेकिन ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि सब कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। और जो नए चेहरे जिस प्रकार से लाए हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, IAS रिटायर्ड, वेल एजुकेटेड लोग हैं उसमें, बिल्कुल, तो वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ एक रहा होगा। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ राज्यों को वेटेज, और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी मोदी जी की होती है। लास्ट हमने जब पहला उनका कार्यकाल देखा था तब भी लोग इसी तरह विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन अंततः वो जो गेम है या फिर जो फॉर्मूला है वो तो मोदी जी के दिमाग में है तभी। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं राजकुमार सिंह, RK सिंह जो आरा से सांसद हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था कि जब P चिदम्बरम गृह मंत्री थे तब ये बात आई गई थी कि देश में जो है वो भगवा आतंकवाद की बात निकली थी, जिसका उन्होंने कहा था कि मैंने जब उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हुए विरोध किया था। बाद में जब उन्होंने जब रिटायरमेंट हुए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, दूसरी बार के वो सांसद बने हैं। तो ऐसे कई सारे चेहरे हम देख रहे हैं, हरदीप पुरी है, हम देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं, सारे वो जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वैसे भी मोदी जी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे, इसमें भी उन्होंने चौंकाया। जैसे पहले देखिए हम राज्यों के चुनाव हुए तो जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी उनको मुख्यमंत्री बनाया, गैर उससे बनाया जिनका जनाधार नहीं है, या जैसे मराठा अपन कहते हैं, महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्री रहा हमेशा, लेकिन उन्होंने गैर मराठा बनाया, ब्राह्मण बना दिया, हरियाणा में देखिए। तो इसी तरह से आज देखिए आप, पहले से कई कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और वो मंत्रिमंडल में शामिल है। खास तौर से इसकी तो थी नहीं कि ये लोग बाहर हो सकते हैं, कि प्रकाश जावड़ेकर है, रविशंकर प्रसाद है। लेकिन सर छोटा सा मैं आपसे चाहूंगी, इस पर कमेंट हो जाए, टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या जो इतने बड़े नाम बाहर किए गए हैं, भले ही उन्हें आप संगठन में रख रहे हैं, लेकिन क्या इनके जाने के बाद कोई साइड इफेक्ट देखते हैं आप? क्योंकि ये युवा टीम पूरी की पूरी, हम जैसे अभी चर्चा भी कर रहे थे कि राजीव गांधी के बाद अब ये जो विस्तार हुआ है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि युवा कैबिनेट है, ये युवा मंत्रिमंडल है, तो क्या कोई साइड इफेक्ट आप देखते हैं उसके बाद? देखिए, अगर लोकप्रिय चेहरे की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में खासे लोकप्रिय MBBS डॉक्टर है, फ्री लोगों का इलाज करते हैं, और एक समय ये था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रमोट किया था। तो हो सकता है कि अब बीजेपी उनको फ्री हैंड कर दे कि दिल्ली में आप रहिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करिए। क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण, सदानंद गौडा को हम देख रहे हैं कि सदानंद गौडा और येदुरप्पा की पटरी नहीं बैठती थी, कर्नाटक उनको भेज दिया गया फ्री। अब चूंकि वहाँ सत्ता संघर्ष बड़ी तेजी से चल रहा कर्नाटक में, और जो बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल की उम्र तय की उससे 3 साल ऊपर हो गए येदुरप्पा, तो हो सकता है कि उनका उपयोग वो कर्नाटक में किसी और रूप में करना चाहे बीजेपी। जैसे मैंने कहा था कि थावरचंद गहलोत को अगर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया है तो कुछ सोच समझकर उनको भेजा गया, क्योंकि सीनियर लीडर है, संसदीय दल के वो सदस्य रहे। तो लेकिन कुछ जैसे जावड़ेकर की बात है, वो प्रवक्ता रहे अच्छे, लेकिन उनका अपना कोई जनाधार नहीं है, राज्यसभा के कोटे से वो गए थे। रविशंकर प्रसाद जरूर मोदी लहर में चुनाव जीत गए, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को एक मंत्र तो खंडित हुआ है इस कैबिनेट विस्तार फेरबदल जो भी कहें हम इसको, कि सरकार का एक मंत्र था कि न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन, तो वो तो कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है। इतनी भारी भरकम मंत्री बन गए जितने बनना चाहिए था, जबकि मोदी जी का पूर्व पहले का जो मंत्र था वो तो कहीं खंडित होता नहीं दिख रहा है इसमें। लेकिन अगर बात करें तो 15% ही जो आप कुल स्ट्रेंथ का उसका मंत्री बना सकते हो, और कई सारे हम देख रहे थे कि नितिन गडकरी हो, तमाम सारे प्रकाश जावड़ेकर हो, निर्मला सीतारमण, ये बाकी उनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट थे कि उतने आप परफॉर्म कर नहीं पाते। तो शायद यही उनके दिमाग में लगा होगा मोदी के कि इसी टीम से काम लेना, बेहतर काम लेना, तो उनको ज़्यादा हैंड की शायद ज़रूरत पड़ रही होगी, और हो सकता है इसी उम्मीद के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल को पूरा और अब चूंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और फिर हम देखते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है।
तो शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने इतने सारे हिंट कर दिए कि अब अगले 2-2.5 साल वो परफॉर्मेंस देखेंगे, कामकाज पे नजर रखेंगे और बेहतर प्रशासन की वो प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, नए मंत्री बन गए हैं, शपथ ले ली है और उसके बाद भी अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से एक स्ट्रैटेजी के तहत तमाम जगहों पर जो चुनाव है, राज्यों में जो चुनाव हैं, उसको देखते हुए ये जो नाम है ये सोच कर लाए गए हैं, ढूंढ कर लाए गए हैं और कुछ को हटाया भी गया है, तो एक फॉर्मूले के तहत हटाया गया है। लेकिन आने वाले समय में कितना सक्सेस होता है ये देखने वाली बात होगी। और अच्छी खबर सिंधिया समर्थकों के लिए कि फाइनली सिंधिया जी मंत्री बन गए हैं और जिसको लेकर बार बार कयास भी लगाए जा रहे थे, कांग्रेस के टारगेट पर आ रहे थे कि यहाँ इतना आपको इज्जत मिलती थी, इतना महत्व मिलता था, वहाँ उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन अब कांग्रेस को भी एक करारा जवाब मिला होगा कि अब तक जिस सिंधिया को राज्यसभा भेजने में आप कतरा रहे थे, सेकंड पोजीशन पर उनको राज्यसभा में भेज रहे थे, उन्हीं को बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। तो कई सारी चीज़ें यानी कई सारे जवाब अलग अलग राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी, ये फॉर्मूला आने वाले चुनाव में अलग अलग राज्यों में किस तरह से फिट बैठता है ये तो समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।